नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हमने पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसके पहले वीडियो में हमने 35 वन लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, जिससे कि इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। अब इस चैप्टर के 72 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो मल्टीपल चॉइसेस में आपके बीच में रहने वाले हैं। पूरे आपका 4 विकल्प मिलेगा, उसमें से आपको बताना होगा। तो 72 क्वेश्चन को हम 2 वीडियो के माध्यम से करेंगे। आज के वीडियो में 36 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी 36 क्वेश्चन। तो आप लोग पूरा वीडियो को अटेंड कीजिएगा और उसके बाद बताइएगा कि ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी और इसमें से कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। पहले प्रांतों में द्वैध शासन था, तो किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी आपसे पूछ रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1909 ईस्वी, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी, या फिर इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसके द्वारा ही प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। ठीक है, और केंद्र में द्वैध शासन की पद्धति लागू कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। आपको बताना है कि यूएसए जो है, यूएसए जो आप जानते हैं अमेरिका, इसके संविधान का सर्वाधिक असर है हमारे संविधान पर, या फिर सोवियत रूस के संविधान का, या फिर ब्रिटिश संविधान का, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो यहाँ पर 2 चीज़ों में लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर ब्रिटिशों का शासन था तो ब्रिटिश संविधान का अधिक असर पड़ा होगा, बट सही बात यह है कि जो भारत सरकार अधिनियम है 1935, इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। और हमारे संविधान का लगभग 2/3 भाग कहाँ से लिया गया है? यहीं से लिया गया है। कहाँ से? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। जो शासन की एकात्मक पद्धति होती है, इसका क्या लाभ है? अधिक अनुकूलनशीलता होती है, दृढ़ राज्य होता है, जनता द्वारा अधिक सहभागिता होती है, या फिर सत्तावाद की कम संभावना होती है। तो आपको एकात्मक पद्धति का लाभ पूछ रहा है, ये बात समझिएगा। तो इसका लाभ ये होता है कि दृढ़ राज्य होता है। जब आपको एक ही जब रहेगा, जैसे केंद्र में आपके सिर्फ, जैसे बात करते हैं सिर्फ मोदी का ही शासन होता, तो दृढ़ राज्य होता है। जो मोदी चाहते वही राज्य में होता और वही देश में होता, तो दृढ़ राज्य होता है। तो क्या होता है? शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? दृढ़ राज्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूएसए, पाकिस्तान और भारत, इन तीनों का संविधान क्या है आपके? इन तीनों का संविधान आपके लिखित है। और पूछ रहा है अलिखित, तो सही उत्तर हो जाएगा जो यूके है, जिसे कहते हैं यूके या फिर ब्रिटेन, यूके या फिर ब्रिटेन, यहाँ का संविधान क्या है आपके? अलिखित है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान आपके भारत का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में से नोट करते चलिए कि पहला ऐसे लिखिए, अगर आपका सही हुआ तो सही लगाइए, दूसरा अगर आपका गलत हो गया तो गलत लगाइए, और लास्ट में गिनिएगा कि इन पूरे 36 क्वेश्चन में आपका कितना करेक्ट हुआ है, और उसको हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखेंगे पांचों क्वेश्चन कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात रहा है कि जो संविधान सभा थे, इसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित हुए थे, कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे, या फिर लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे, या फिर गवर्नर जनरल द्वारा नामित हुए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा भी क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि विभिन्न जो प्रांत हैं इनकी विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे, इसलिए कहते हैं कि अपरोक्ष चुनाव हुआ था, आपके प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, परोक्ष चुनाव हुआ था। ठीक है, क्योंकि अगर लोग सीधा उसको चुन लेते तो आपके प्रत्यक्ष चुनाव हो जाता, लेकिन प्रांतों की जो विधानसभाएं थी उसके द्वारा निर्वाचित थे संविधान सभा के सदस्य। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। भारत की अंतःकालीन संसद की बात कर रहा है, तो 296 सदस्य थे। एसएससी की संयुक्त हायर सेकेंडरी आपके 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में क्वेश्चन पूछे गए, और जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए हैं। ऐसे चैप्टर वाइज में आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, तो आपका चाहे आप ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी करने जाए, चाहे एसएससी की, चाहे यूपीएसआई की, लेखपाल की, किसी भी एग्जाम के लिए बैठेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा पॉलिटी के अंदाज से। देखिएगा, भारतीय संविधान में आपात उपबंध की बात कर रहा है, कहाँ से लिए गए हैं। तो आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? ब्रिटिश संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, आयरिश संविधान से, या फिर जापानी संविधान से।
तो बताना होगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका नंबर बी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से आपात उपबंध लिए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया। प्रथम केंद्रीय विधानसभा के गठन की बात पूछ रहा है, 1922, 1923, 1921 या फिर 1920। तो आपको पता होना चाहिए कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही 1921 ईस्वी में आपके प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत की संविधान सभा किसकी कहानी पर बनाई गई थी, किसके आपके सिफारिश पर किसकी कहानी पर बनाई गई थी। आपके वेवर प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्ट ऑफर या फिर कैबिनेट मिशन। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि कैबिनेट मिशन की संस्थितियों पर आपके संविधान सभा बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, कैग जिसकी हम बात करते हैं ना, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसके पद का सुझाव दिया गया है। तो कहाँ दिया गया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सुझाव? 1909 ईस्वी के अधिनियम से में, 1919 ईस्वी के अधिनियम में, 1935 ईस्वी के अधिनियम में या फिर 1947 ईस्वी के अधिनियम में। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी कि 1919 ईस्वी के अधिनियम में आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की सुझाव दिया गया है। ठीक है, कैग किस आर्टिकल में है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, हम देखेंगे कि किसका आंसर आता है कि कैग का प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। वेरी 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 सिंपल सा क्वेश्चन बहुत आपके सामने है, इससे सिंपल नहीं मिलेगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बिल्कुल करेक्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपके संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब? आपके 11 दिसंबर 1946 को। इससे पहले 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था, आपके अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर आपके 11 दिसंबर को 2 दिन बाद आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। बिल्कुल वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लैंग्वेज में बड़ा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से कि भारतीय संविधान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सुनिएगा, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना या फिर विचार नहीं करता। ये नहीं कहता कि केवल सरकार ही लोकतांत्रिक होनी चाहिए, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो किसकी विचारधारा से ओतप्रोत है, जिसकी वजह से वह न सिर्फ सरकार को ही लोकतांत्रिक रूप नहीं प्रदान करता, ये भी कहता है कि समाज भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो किससे है? आपके न्याय, स्वतंत्रता, समानता या फिर भाईचारा, इनमें से आपके किन विचारधाराओं से ओतप्रोत है। तो सही हो जाएगा कि जो भारतीय संविधान है वो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और आपके बंधुत्व जिसे कहते हैं भाईचारा, इन्हीं विचारधाराओं से ओतप्रोत है, जिसकी वजह से वह एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आपके सामने लेकर आते हैं कि स्वातंत्र्यवाद किसका द्योतक है। ठीक है, किसका द्योतक है आपसे पूछ रहे हैं स्वतंत्रवाद कि स्वतः उदारीकरण, आपकी प्रवृत्ति का तथा बर्ताव, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता या फिर धार्मिक रूढ़िवादिता। तो पूछ रहे हैं कि जो स्वतंत्रवाद है वह किसका उद्योतक है, ये आपसे पूछ रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी शब्दावली कठिन है, बट आपसे पूछने का प्रयास यही कर रहे हो कि स्वतंत्रवाद कैसी स्वतंत्रता आपको मिलनी चाहिए। तो होना चाहिए कि हमें सामाजिक में आपके स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, राजनीतिक हम राजनीति पर विचार कर सकें, बात कर सकें, उस पर स्वतंत्रता होनी चाहिए, और आर्थिक पहलुओं पर भी हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 15 की तरफ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। आपको प्रस्तावना को मैं तो यही अपने मन से अपने विचार से कहूँगा कि प्रस्तावना को आपको पढ़ना चाहिए। प्रस्तावना आप अगर पढ़ेंगे तो कई सारे क्वेश्चन वहाँ से आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना को अगर आप जब भी समय मिले तो आप प्रस्तावना को पढ़िए स्वयं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपकी भारतीय प्रस्तावना में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, इन 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। लोकतांत्रिक न्याय नहीं, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है, तो लोकतांत्रिक, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने यही पढ़ा था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ कि संविधान के अंतर्गत
भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? बिल्कुल सही, प्रस्तावना में देख सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं भाग 4 में, बट भाग 4 में नहीं, आपके लोकतंत्र के आदर्शों की बात करते हैं तो हम प्रस्तावना में इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि संविधान की प्रस्तावना जिसे आपके प्रियम्बल कहते हैं में भारत को निम्नलिखित में किस रूप में घोषित किया गया है? यही मैं बात कर रहा था। अगर आप प्रियम्बल को पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। प्रियम्बल आप उसको एक आदत बनाइए कि 10 बार 15 बार अगर इसको आप पढ़ लेते हैं महीने भर में, मतलब कि आपके दिन भर में एक बार या फिर 2 दिन में एक दिन कम से कम प्रस्तावना सिर्फ पढ़िए, याद मत कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो सी हो जाएगा कि एक प्रभुत्व सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में भारत को। कैसा? एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। शुरू में जब प्रस्तावना आई थी तो उसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द नहीं थे। इसको बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार में जोड़ा गया था। ठीक है, वही एक अभी तक संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, आप लोग जानते होंगे। 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, बिल्कुल उसी प्रकार से क्वेश्चन है। आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष ये मुझे लगता है थोड़ा सा सीपीयू की परीक्षा में गलत लिख दिया, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष नहीं, भारत का जो क्या है दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है, अधर्मी नहीं है हमारा संविधान, पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, तो ये होना चाहिए था, बट जो भी है समझिएगा कि सर्वसत्ताधारी समाजवादी आपके पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात आपके कही गई है कहाँ पर? प्रस्तावना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? स्वतंत्रता, समता, समाजवादी या फिर न्याय? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि मैंने बताया था कि जब प्रस्तावना में जब शामिल किया गया था जब प्रस्तावना शुरू में आई थी तो वहाँ पर समाजवादी शब्द नहीं था, क्योंकि समाजवादी शब्द को बाद में जोड़ा गया। तो समाजवादी जो शब्द है इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था, जो आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी ने ये संशोधन करवाया था। 42वां संविधान संशोधन 1976, उसमें आपकी प्रस्तावना में समाजवादी एक शब्द और नहीं था, अखंडता उसको जोड़ा गया, और एक पंथ निरपेक्ष ये शब्द वहाँ पर जोड़े गए। तो क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान बनाते समय की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो आपके समाजवादी को अब है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? दोस्तों लोकप्रिय प्रभुसत्ता वही है कि जहां पर जो जनता होती है अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, कि आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जैसे आपने अपने सांसद को चुनते हैं और वो शासन आपके यहाँ पर आपके उस पूरे जो क्षेत्र उसका होता है वहाँ पर वो शासन चलाता है। तो जो जनता होती है वो आपके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उन पर क्या करती है? आपके प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। इसको ही कहते हैं लोकप्रिय प्रभुसत्ता। ऑप्शन देखिएगा, जनता का प्रभुत्व, कि जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं इनका प्रभुत्व होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है आपका बिल्कुल। तो यही है लोकप्रिय प्रभुसत्ता। क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो बिल्कुल 26 नवंबर 1949 को आपको आपके लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही प्रस्तावना को क्या किया गया था? अंगीकृत आत्मार्पित किया गया था। तो आपके 26 नवंबर 1949 को आपके भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो बिल्कुल 26 जनवरी 1950 को आपके पूर्णतः लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका जिसे कहते हैं प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? कितनी बार किया हुआ है अभी तक? तो केवल एक बार अभी तक संविधान का आपके प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। ठीक है, तो किसकी सिफारिश पर यह संशोधन हुआ था? तो सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार लिख लीजिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह, इनकी सिफारिश पर आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। किसके समय में? तो इंदिरा गांधी की सरकार में, इंदिरा गांधी की सरकार में। और इसमें ही समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिए गए थे, तभी केवल एक ही बार संशोधन हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर संघीय। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि संघीय जो है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, तो संघीय की बात नहीं हुई है, क्योंकि संघीय की बात अनुच्छेद 1 में की गई है, वो भी संघीय नहीं, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इन सब चीज़ों की जिक्र हमारे प्रस्तावना में किया गया है। धर्मनिरपेक्ष नहीं, वो पंथ निरपेक्ष है। क्वेश्चन नंबर 25 कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, तो किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का उल्लेख नहीं है, भ्रातृत्व का उल्लेख नहीं है, प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख नहीं है, या फिर वयस्क मताधिकार का। तो बिल्कुल वयस्क मताधिकार का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। हमारे संविधान में है बट प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, भ्रातृत्व की बात की गई है, और प्रतिष्ठा जो हमारी है उसकी समानता की बात भी की गई है। तो लेकिन वयस्क मताधिकार की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है कि संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। अगर आपको ये जानना है कि संविधान के जो निर्माता थे उनका मनोभाव क्या था, तो आपको कहाँ पर देखना होगा? बिल्कुल आपको प्रस्तावना में देखना होगा। उद्देशिका जिसे भी कहते हैं, जिसे प्रस्तावना को तो उद्देशिका कहते थे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है कि भारत के संविधान में संघीय जो शब्द है इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भाग प्रस्तावना में बिल्कुल नहीं, भाग 3 में बिल्कुल नहीं, अनुच्छेद 368 में बिल्कुल भी नहीं। तो हो जाएगा डी ऑप्शन कि संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन की बात की गई है, ना कि संघीय फेडरेशन। ऐसा शब्द आपके भारत के संविधान में कहीं भी नहीं कहा गया है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, संविधान में कहीं भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगर ये पूछ ले कि राज्यों का संघ कहाँ पर कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में। आगे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो बिल्कुल भी मैं जो बता रहा था कि राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट। जो भारत का राज्य है, इस राज्यों का संघ इसलिए कहा गया है क्योंकि कई सारे राज्य मिलकर उन्होंने एक देश भारत को नहीं बनाया है। जब भारत बन गया तो भारत ने ही राज्य को बनाया है। 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, आपको समझना पड़ता है कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि जैसे एक राज्य हो गया, 2 राज्य हो गए, ये आपके ऐसे से करके अधिक से अधिक राज्य मिलकर एक देश को बना देते हैं कि चलिए ये देश है। ये तो दूसरी प्रकार की बात हुई, यहाँ पर फेडरेशन की बात होती है। बट एक होता है कि यहाँ पर जब पूरा देश ही बन जाता है तो अब देश अपने अंदर विभाजन करके राज्य बनाता है, तो एक राज्य मिलकर देश बनाते हैं, एक देश राज्य बनाता है। तो हमारा भारत क्या है? हमारा भारत ये है कि पहले भारत बन गया, फिर उसके अंदर एक एक राज्य की स्थापना की गई। तो इस प्रकार की बात है, इसलिए भारत को राज्यों का संघ कहते हैं। इसलिए भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। ये बात आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने यहाँ पर बताई है। क्वेश्चन नंबर 29, वैसे मैं आपको क्वेश्चन भी सिर्फ कर सकता हूँ कि क्वेश्चन सिर्फ आंसर है, लेकिन इसको तो आप स्वयं कर सकते हैं। आपको थोड़ा समझाना भी मेरी गारंटी है, इसलिए मैं समझाकर सारी चीज़ों को कंप्लीट करा रहा हूँ। देखिएगा 29 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 1 में भारत को 2 ही नाम मिले हैं, सिर्फ इंडिया और भारत। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि हिंदुस्तान कहाँ पर है, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें अनुच्छेद 1 में नहीं है, केवल 2 नाम दिए गए भारत को, एक भारत और एक इंडिया। इंडिया नाम भारत का किस प्रकार पड़ा है आपको पता है ना, कि जो आपके ऊपर आपकी इंडस नदी नहीं बहती है, इंडस सिंधु नदी कहते हैं, इसको इंग्लिश में इंडस कहते हैं, इसलिए भारत को इंडिया कहते हैं। देखिएगा कि भारत राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, फिर संघीय राज्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 30 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, राज्यों का संघ कहा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो इंडिया को भारत भी मैंने बताया कि इंडिया और भारत ये दोनों बात आप कहाँ पर मिली है, अनुच्छेद 1 में मिली है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? कि शक्तियों का विभाजन, राज्य और जो है दोस्तों और जो आपका केंद्र है, इसके बीच में शक्ति का विभाजन है, इनके अलग अलग पूरे कार्य हैं। तो ये, और अगर आप में इन दोनों के बीच में कोई विवाद हो जाता है कि ये मेरा विषय है, नहीं ये मेरा विषय है, तो इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई, जो बिना किसी दबाव के आपकी बता सकती है कि राज्य और केंद्र में किसकी गलती है। तो शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप बिल्कुल भी नहीं,
लोकतांत्रिक की बात नहीं है। सरकार का संघीय स्वरूप, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो सरकार का संघीय स्वरूप है ये इस बात की बात करता है कि शक्तियों का विभाजन होगा और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करता है। 33 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है कि साथ आकर संघ बनाना, ये बात है कि राज्यों ने साथ आकर संघ बनाया, बिल्कुल नहीं। संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, तो ये ऑप्शन होगा कि जब संघ बन गया तो इसके बाद राज्यों का गठन किया गया। ठीक है, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, साथ आकर संघ बनाना तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, दोनों नहीं, ये तो बात नहीं है मेरे और इनमें से कोई नहीं, तो ये नहीं। आपको यही समझना है कि संघ बनाकर राज्यों का गठन करना भारत में किस प्रकार का संघवाद है, तो भारत में इस प्रकार का संघवाद है। आगे बढ़ते हैं, ये पीछे मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। 34 क्वेश्चन कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है, आपसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए रख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़े क्वेश्चन कैसे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आप करंट के ऊपर आ रहे हैं कि करंट में मतलब अब वर्तमान में किस प्रकार की बातें हैं। भारत में कितने राज्य, संघ राज्य क्षेत्र मतलब कितने यूनियन टेरिटरी हैं, जो अब केंद्र शासित प्रदेश बात करते हैं, कितने हैं, 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, फिर चाहें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आंसर मैं दूंगा। और भारत में संघ कितने हैं, संघ में कितने राज्य हैं, राज्य कितने हैं, 28, 27, 30, 29। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये कुछ दोनों क्वेश्चन की बात आप कर लीजिएगा। 36 क्वेश्चन की बात मैं कर लेता हूँ कि लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी, समझ रहे हैं, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया, तो 1973 ईस्वी में संसदीय अधिनियम द्वारा आपके जो लक्काद्वीप था, मिनिकॉय और अमीन द्वीप था, इन द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी कवर आती है, इस बात को याद रखिएगा। और ये दोनों शब्द, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में राज्य कितने और भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो ये 36 क्वेश्चन दोस्तों आज के हमारे रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 36 क्वेश्चन। इस चैप्टर में पूरे 72 क्वेश्चन है, तो आपके जो बाकी के 36 क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में इंतजार करूँगा और जिसका सबसे अधिक आपके क्वेश्चन सही रहा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम भी लूँगा कि आप में से कितने लोगों को कितना आया है। तो आपके स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख देना है कि स्कोर कितना आपका यहाँ पर हुआ है 36 में। अगर आप 80% या फिर 85% पर आप जाते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। इससे अगर कम पर आते हैं तो समझिए कि भी तैयारी आपको करनी है। 36 में आपका इस बात को समझिएगा, 36 का 80% समझ लीजिएगा, उतना कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, कोरोना का बिल्कुल समय चल रहा है और इसमें आप लोगों को बिल्कुल घर के बाहर नहीं निकलना है, जितना हो सके अंदर रहिए और सुरक्षित रखिए अपने आप को और पढ़ते रहिए, क्योंकि जैसे ही कोरोना जाएगा और जैसे ही भारत फिर से वैसे होगा तो परीक्षाएं जब भी आएंगी, तो जो भी इस कोरोना के काल में अपने लॉकडाउन के काल में जो भी घर पर बैठकर अच्छी तैयारी कर ले रहा है उसको बहुत अधिक बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी को मत छोड़िए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों को भी समझाइए और जितना जल्दी हो सके आप वैक्सीनेशन तुरंत करवा लीजिए। यही एक तरीका है जो कोरोना को मात दे सकता है। चलिए आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसी प्रकार से पॉलिटी की पूरी सीरीज के माध्यम से हम पॉलिटी की एक एक क्वेश्चन को टच करेंगे जो अभी तक के आपके कई सारे एग्जामों में लगातार पूछे जा रहे हैं। चलिए आज का वीडियो पर समाप्त करते हैं। वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।